हाल है रिबुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपको मेरी पुरानी वाली जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी, जिसमें मैंने स्टॉक लिस्ट शेयर करी थी, जो पैनिक कोई बड़ा पैनिक आ जाता है तो किन किन लेवल पे कौन कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए, क्योंकि वो टेक्निकली भी वहां पे थोड़े से साउंड हैं और फंडामेंटली भी उनके व्यूज जो हैं वो थोड़े से क्लियर हैं, बिकॉज नोन कंपनीज हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स को ही डाल के फायदा होता है जहां पे जिन कंपनीज के आपको बारे में थोड़ा सा एक बेसिक फंडा आइडिया होता है कि यार ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, तो ही वहां पर आप ले सकते हो ना। तभी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा कि हाँ यार, ये कंपनी परफॉर्म करेगी तो ही मेरा पोर्टफोलियो भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार वुड बी दिस। ठीक है, ये बेसिकली वीकली लेवल पर एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है, और दूसरे अगर हम दूसरे व्यू में अगर देखते हैं तो काफी दिनों से एक जोन में घूम रहा है। ठीक है, अब इस स्टॉक का नाम क्या है, बिकॉज मैंने नाम छुपा रखा है तो शायद आपको नहीं पता चल पा रहा होगा, बट मैं जल्दी से बताऊंगा इसका नाम क्या है। तो एज ऑफ नाउ करंटली ये जो स्टॉक का प्राइस है, दिस इज 809.60। ठीक है, पैनिक बाइज, ऑब्वियसली बात है, जब तक मैं वीडियो को अपलोड करूंगा वहां पे कहीं ना कहीं इसके जो लेवल्स हैं वो चेंज हो चुके होंगे। सो पैनिक बाइज कहां पर होने चाहिए? पैनिक बाइज वुड बी अराउंड 770 रुपए। कंफर्मेशन कहां पे मिलता है? 850 रुपए। 845 से 850 का लेवल अगर ये तोड़ देता है क्लोजिंग में, वीकली क्लोजिंग में, ठीक है, तो वहां से इसका मूव थोड़ा सा स्ट्रांग मिल सकता है। ठीक है, अभी क्या है ना, अभी देखो ये कितने हफ्तों, तकरीबन 10-12 हफ्तों से ये एक पर्टिकुलर जोन में घूम रहा है। ठीक है, यानी ना ही कोई यहाँ पे स्ट्रांग बायर है, ना ही कोई अभी यहाँ पर कोई स्ट्रांग सेलर है। ठीक है, एक रेंज में घूम रहा है 770 से लेकर के 850 रुपए की रेंज में। अपसाइड अगर ये अपनी ब्रेक करता है 845 से 850 का जोन, अगर वहां पे क्लोजिंग दे देता है वीकली बेसिस पे, तो जो मूव है ऊपर की तरफ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ सकता है। नीचे नीचे का जो मेरा सपोर्ट जोन है वो बेसिकली 720 रुपए से लेकर के 725 का एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। वो तोड़ देता है तो ऑब्वियसली वहां से फिर स्टॉक के गिरने के चांसेस हो जाएंगे। तो अगेन अगर वीकली बेसिस पे 720 725 का जोन तोड़ता है तो वहां पर निकल जाना चाहिए, फर्स्ट थिंग। अब ये स्टॉक है कौन सा? ये बेसिकली एक ऐसा स्टॉक है जिसकी कंजम्पशन जो है वो गर्मियों में थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है और सर्दियों में लोग अवॉइड करते हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ी सी कंजम्पशन लेवल कम रहता है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसका फंडामेंटली बताऊंगा, फिर मैं स्टॉक का नाम भी बताऊंगा, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसको लोग गर्मियों में उसको यूज करना थोड़ा सा ज्यादा पसंद करते हैं और सर्दियों में उसको बहुत कम उसका वैल्यू होती है। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट बिफोर वी स्टार्ट मैं थोड़ा सा इसका एक आइडिया दे देता हूं कि यार, बिकॉज मेरे को पता है, मैंने काफी बार बता दिया कि आप एक स्टॉक को पढ़ने के लिए आप उसकी वेबसाइट पर जाकर के देखो। तो मैं उसकी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट से मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है पहले वो भी समझते हैं। बिकॉज हो सकता है कि 10 में से 9 लोगों को पता हो कि यार मेरे को वेबसाइट से क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए, बट ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली उस एक बंदे के लिए है जिसको ये आइडिया नहीं है कि यार मैं वेबसाइट पे चलो तो गया, बट मैं वहां से क्या जाकर के निकालूं। तो मैंने कुछ बेसिक एक इन्फॉर्मेशन निकाली भी, मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक, सो जब मैं एक स्टॉक की वेबसाइट पर गया, वहां पर इन्वेस्टर रिलेशन करके एक पोर्शन होता है, वो मैंने खोला और वहां से मैंने कंपनी के फाइनेंशियल्स निकाले। अब लेट से मैंने मेरे को बहुत अकाउंटेंसी का आइडिया नहीं है, मेरे को नहीं पता कि यार क्या क्या चीजें मेरे को देखनी होती हैं, बट एक एक बेसिक ओवरव्यू, एक जेनरिक आइडिया आप फिर भी आराम से निकाला जा सकता है कि यार मुझे क्या देखना है। देखो, पहली चीज कि एक कंपनी है उसकी सेल्स क्या है, कितनी सेल करती है वो। अब यहाँ पर हर साल का आ रखा है 2009 से लेकर के 2020 तक कंपनी ने क्या सेल्स करी। ठीक है, अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। लेट से यार 11-12 साल पहले क्या हो रहा था हमें उससे मतलब नहीं, लेट से हम लास्ट 3 साल का कंपेयर कर लेते हैं कि यार कंपनी ने क्या सेल्स करी, क्या प्रॉफिट आया, क्या नुकसान हुआ, टैक्स भरा नहीं भरा, कितना भरा। ठीक है, तो एक आइडिया लगने शुरू हो जाएगा कि हाँ यार कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब सेल्स में क्या हुआ, देखो, पहले 547 की सेल्स थी, देन धीरे धीरे कर करके वो 599 पर आ गई। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं देखता हूं तो इसकी सेल्स जो है वो बड़ी है। सेल्स बड़ी है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बड़े हैं। एक्सपेंसेस क्यों बढ़े? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कंपनी को यार बेनिफिट तो हो रहा है, रॉ मटेरियल भी तो खरीदना हो रहा है ना भाई। सेल बढ़ रही है तो रॉ मटेरियल भी कंपनी खरीद रही है। अब उसका सब कुछ मिक्स एंड मैच करके यार मैंने
फॉर एग्जांपल मेरे को चाय बनानी है, ठीक है। चाय बनाने के लिए अगर मेरे को अगर चाय पत्ती खरीदनी है तो कहीं ना कहीं तो फर्क आएगा ना। अगर मेरे को एक चाय बनानी है तो शायद मैं 1 चम्मच चाय पत्ती डालूंगा, बट अगर मेरे को 10 कप चाय बनानी है तो मैं 10 चम्मच चाय पत्ती डालूंगा। तो मेरा जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ गया कहीं ना कहीं, उसी तरीके से मेरे चाय के कप भी बढ़ गए। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस होता है कि मेरे को जब सेल्स मेरी बढ़ी तो कहीं ना कहीं मेरे एक्सपेंसेस भी बढ़े, वहां पे बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, नॉट ओनली रॉ मटेरियल बट कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यार उन्होंने और ज्यादा लोग अपने हायर करे, एम्प्लॉयज बढ़ाए, काफी सारी चीजें आ जाती हैं एक्सपेंसेस में, ठीक है। अब सेल्स बढ़ी तो उसका प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यार प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही उसका फायदा होगा ना। अब प्रॉफिट देखो कि प्रॉफिट भी बढ़ना शुरू हुआ, अभी कहीं 48 था, वहां 72 हुआ, फिर 79, एक साइड में प्रॉफिट भी बढ़ गए, ठीक है। धीरे धीरे करके उसके बाकी चीजें भी आप कंपेयर कर सकते हो कि यार उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कहाँ से आ सकता है, उसने कहीं लेंडिंग करी भी है। लेंडिंग जरूरी नहीं है कि किसी कॉर्पोरेट को लेंडिंग करी भी हो सकता है बैंक्स में पैसा डाल रखा है, वहां से उसका इंटरेस्ट भी जनरेट हो रहा है। डेप्रिसिएशन, कोई उसने एसेट्स खरीदे हुए हैं, आज मैंने मान लो कि एक सिस्टम, एक कंप्यूटर खरीदा हुआ है, तो मैं एनुअल बेसिस पे उसका एक डेप्रिसिएशन भी निकालूंगा कि यार ये जो कंप्यूटर की कॉस्ट है मेरी कितने धीरे धीरे करके कम हो रही है या बढ़ रही है। और वैसी बात है, बढ़ेगी नहीं, वो डेप्रिसिएट ही होगी, ठीक है। एट दी एंड क्या आता है कि यार मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ टैक्स काट के, अभी तो मैंने टैक्स नहीं दिया बट मेरा टैक्सेस वगैरह काट के मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, तो 23, ठीक है, 52, एक जगह पे प्रॉफिट बढ़ा और एक जगह पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया। बट अब हमें देखना है कि यार मैंने टैक्स दिया, टैक्स देने के बाद मेरे को कितना प्रॉफिट बचा, एट दी एंड मेरी जेब में कितना पैसा आया। जो मैंने कमाया वो तो ठीक है, बट मुझे उसके ऊपर टैक्स भी देना है ना। वहां पे मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया, ये मेरा नेट प्रॉफिट आया करीबन 2020 में, ठीक है। सो ये एक कंपनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि हाँ यार कंपनी की सेल्स भी बढ़ी है, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, अदर इनकम भी बढ़ रही है उसकी, और जगहों से कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, सब कुछ काट पीट के टैक्स वैक्स दे करके ये प्रॉफिट आ गया। एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि हाँ यार कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब इसको हटा देते हैं, नीचे आ जाते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखनी होती हैं कि यार बैलेंस शीट के अंदर उसका शेयर कैपिटल क्या है, रिजर्व्स पड़े हैं कि नहीं पड़े। यार कंपनी में रिजर्व्स होंगे तो ही वो बिजनेस भी ग्रो कर सकती है, और अगर उसने कोई लोन ले रखा होगा तो उसके पास एटलीस्ट कुछ भी बड़ा सिनेरियो आ जाता है, जैसे कोविड का सिनेरियो आ गया, तो कंपनी के पास रिजर्व्स होंगे, कैश रिजर्व, तो ही वो अपने लोन को क्विकली पे ऑफ भी कर पाएगी और अपने एम्प्लॉयज को सस्टेन भी करा पाएगी, वरना तो कंपनी बंद हो जाएगी अगर अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है जिसमें कंपनी के पास पैसा नहीं रहता, ठीक है। तो क्या क्या कर रखा है कंपनीज ने, काफी सारी चीजें हमें वहां से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अ, सब कुछ करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। अभी हम FISDS का शेयर होल्डिंग, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे थे, वैसे भी बहुत माइनर सा शेयर था, एक फॉरेन इन्वेस्टर और एक DIs बेसिकली हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। बट आप ये देखो कि कंपैरेटिवली जो प्रोमोटर का शेयर है बड़ा कंसिस्टेंट चल रहा है, ठीक है। 64.72 था, बीच में थोड़ा सा इंक्रीज करा, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो काफी सालों से बहुत कंसिस्टेंटली चल रहा है। प्रोमोटर ने अभी तक अपना जो शेयर है उसको संभाल के रखा है, उसने अभी तक अपने शेयर को बेचा नहीं है। तो यानी प्रोमोटर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है यार कि भाई मेरी कंपनी ओवरऑल अच्छी है, और मैं उसका जो स्टॉक है, उसका जो स्टॉक प्राइस है मैं उसको होल्ड करूंगा, ठीक है। तो कंपनी यानी प्रोमोटर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है उस चीज को लेकर के। पब्लिक पब्लिक की कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग बढ़ रही है धीरे धीरे करके, क्यों? क्योंकि FIs और DIs ने अपना जो पोर्शन था वो निकाल लिया, बहुत छोटा, वैसे ही बहुत माइनर सा पोर्शन था, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास देखने वाली ये है कि यार प्रोमोटर ने अपने माल को होल्ड करके रखा, वो अभी तक नहीं काटा, ठीक है, बेचा नहीं है कहीं पर भी। ओके, सो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद ये वैसे भी बहुत लॉन्ग टर्म वाली चीजें हो गई, बट यस क्योंकि हम चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमें पता होना चाहिए कि यार एक कंपनी में खरीदना हूं वो एक्चुअली अच्छी है भी कि नहीं है, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू दी चार्ट, नाउ वे बैक टू दी चार्ट, ठीक है। तो बेसिकली स्टॉक नेम क्या है, स्टॉक नेम इज बेसिकली वाडीलाल इंडस्ट्रीज। वाडीलाल इंडस्ट्री जो है बेसिकली ये फूड प्रोसेसिंग में है, आइसक्रीम्स बनती हैं। आज आप कभी भी रोड पे निकल जाओगे तो आपको कौन सी मेजर आइसक्रीम ब्रांड दिखेंगे रोड पे, एक क्वालिटी लिमिटेड, एक वाडीलाल, मदर डेयरी, यही एक ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी कंजप्शन बहुत ज्यादा है, बट दी प्रेफर्ड वुड बी अगेन वाडीलाल, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके कंपैरेटिवली फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी के ग्रोथ अच्छी मिल रही है,
और काफी सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें कि वाडीलाल इंडस्ट्रीज एक्चुअली लुक्स गुड। ठीक है, वीकली बेसिस पे एक पर्टिकुलर जोन में भी घूम रहा है और हमें टेक्निकली भी एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ यार, ये यहाँ से जो स्टॉक है वो अपना मूव मिल सकता है। अब हमें बेसिकली अब देखो फंडा एक 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 जेनरिक सा फंडा होता है, एक जेनरिक फंडा समझो। ठीक है, ऐसे स्टॉक को सर्दियों में बाय करने का क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि देखो सर्दियों में क्या है ना, उसकी सेल्स कम है, प्रॉफिट कम आएगा, कंजम्पशन कम है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो सर्दियों में मतलब एक एक सीजन रिलेटेड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बट जहां गर्मियां आएंगी, जहां इसकी कंजम्पशन बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, काफी सारी चीजों में उसमें फर्क आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो वाडीलाल इंडस्ट्रीज वुड बी द नेक्स्ट घोड़ा स्टॉक ऑन माय रडार। और देखते हैं कि किस तरीके से मूव करता है। वंस इट क्रॉसेस 845 850 लेवल्स, मुझे लगता है कि यहां से काफी बड़ा मूव आ सकता है इसमें। एंड द एक्सपेक्टेड मूव जो मुझे लगता है कि अगर ये 845 850 का लेवल निकल जाता है तो अराउंड यहाँ से 300 350 पॉइंट की एक बड़ी मूव यहाँ से मिल सकती है। बट येस, अगेन विद अ डिस्क्लेमर, ये जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, दिस इज ऑल फॉर स्टडी पर्पस। और जो भी बेसिकली मैंने स्टॉक के प्राइजेस और जो भी मैंने इसमें मूवमेंट्स, एक्सपेक्टेड मूवमेंट जो मैंने इसमें बताई हैं, ये अगेन ये इंट्राडे के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, कि यार कोई ऐसा नहीं है कि यार 2-4 दिन 10 दिन की मूव के लिए मैं कोई व्यू बता रहा हूँ। ये बेसिकली जब तक इसके लेवल सस्टेन कर रहे हैं, एंड अगेन दिस इज पोजिशनल, दिस इज ऑन द पोजिशनल व्यू। और देखेंगे कि किस तरीके से मूव करेगा, इसको रडार पे रखेंगे और ट्रैक करेंगे कि जहां ये 845 850 का लेवल अगर तोड़ देता है तो वहां से हमें कितना बड़ा मूव मिल सकता है। बट माई एक्सपेक्टेशंस वुड बी अराउंड 300 350 पॉइंट का, मेरे को अबव 845 850 लेवल्स के वहां से मूव मिल जाना चाहिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये स्टॉक पसंद आया होगा, जो मैंने थोड़ा बहुत इसका एक बेसिक ओवरव्यू भी दे दिया। आई थिंक वो भी काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। थैंक यू।